Hey guys, welcome to your learning point। आज हम 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारी बाल विकास की चल रही है, इसका आज हम पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं, तो अगर आपने वो सभी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। आपके ऑप्शंस दिए हैं: शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। क्या राइट आंसर होगा कि जो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो होती है वो किस पर आधारित होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या फिर व्यवहारिक विकार से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है सी, ये पठन विकार संबंधित होती है। याद रखिए, जबकि गणितीय व्यवहार से क्या थी? डिसकैलकुलिया था, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं उनको हमें कैसे, उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। हमें कोई स्पेशल स्कूल नहीं होने, देखिए स्पेशल स्कूल्स हैं, लेकिन उनको वर्तमान हम जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, सभी लोग एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं, तो हम सभी को एक ही कक्षा में सभी तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम उन्हें थोड़ी हेल्प दे दें, यानी कुछ ऐसे उपकरण प्रदान कर दें ताकि उनको परेशानी ना हो, लेकिन पढ़ाएंगे हम उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ताकि उन्हें कोई अलग से फील ना हो, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दृष्टि रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या राइट आंसर होगा? तो मैं राइट आंसर क्या होगा? सारे ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, अधिगम में जो हमारे अभिप्रेरणा होती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? अगर ऐसा बालक जिसे दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो क्या हमें उसके साथ करना चाहिए? हमें उनकी शिक्षा का प्रबंध क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी कक्षा में समान रूप से बर्ताव करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जैसे कि समावेशित कक्षा या कह सकते हैं इंक्लूसिव क्लास में बात करते हैं, और ऑडियो सीडी, क्योंकि उसे परेशानी तो हम उसे ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह से अंतर्गत किया जाता है, ये रखा जाता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। यानी श्याम पट्ट किस साधन के अंतर्गत आता है? श्रव्य साधनों में आता है, दृश्य में, या फिर दृश्य श्रव्य दोनों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्याम पट्ट में दृश्य साधन है। श्रव्य का मतलब हमें कोई चीज सुनाई तो नहीं देती ना, जो श्याम पट्ट होता है। जैसे टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो जाता है। श्रव्य क्या होगा? जैसे कि रेडियो हो गया, दिखाई नहीं देता लेकिन हमें चीजें सुनाई जाती हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर हो जाएगा?
तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण कुशलता से संबंधित क्या क्या चीजें आएंगी। तो ऑप्शन हो जाता है हमारा डी, यानी उपरोक्त सभी प्रश्न हल करना भी, प्रश्न पूछना भी और श्यामपट्ट पर लिखना भी, तीनों ही शिक्षण कुशलता से संबंधित होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 8 का। और सभी लोगों को इस वीडियो के बाद में स्कोर जरूर बताना है कि आज आपने 30 क्वेश्चंस में कितने अटेम्प्ट करे, कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लगातार हमें प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने या फिर मॉन्टेसरी ने। सभी को ये पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्रॉबेल ने दिया था। और ये तरह का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपको सभी जितनी विधियां, प्रणाली, सिद्धांत उन सभी के प्रतिपादकों के बारे में आपको बताया है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मानता है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी कि बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर ऑप्शन डी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। क्या राइट आंसर होगा बचपन के संबंध में। ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, यानी जो इम्पोर्टेंट सेट आपके अपकमिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट आपको करवाए थे बाल विकास के, अगर आपने नहीं देखे तो वो सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सेट्स के बाद में जब आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें आपको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बचपन जो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, क्योंकि बचपन का मतलब ही क्या है कि वृद्धि लगातार कंटिन्यू चलेगी और हमारे हर तरह से परिवर्तन, चाहे वो मानसिक रूप से चाहे वो शारीरिक रूप से हो, सभी रूप से परिवर्तन भी होता जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। आपके ऑप्शन से अधिक महत्वाकांक्षी, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें अधिक महत्वाकांक्षा भी होगी, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक भी होती है। और याद रखिएगा प्रतिभाशाली कौन, जो बालक बेसिकली माने थे 130 140 वाले, तो वही इसलिए बोला जाता है कि 110 से अधिक। और सी ऑप्शन के उनका जो शब्दकोश होगा, यानी वोकैबुलरी होगी बहुत ज़्यादा होगी, यानी एक अबंडेंस में होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह ये गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या फिर ऑप्शन डी कि बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हम बच्चे से बातचीत करके उसके देर से आने का कारण जानेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कि संवेग की उत्पत्ति होती है कहाँ से, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या फिर संप्रतियों के निर्माण से। क्या राइट आंसर होगा कि संवेग की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी मूल प्रवृत्तियों से होती है। और कितनी टोटल मूल प्रवृत्तियां बताई गई, याद रखिएगा 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और ये 14 मूल प्रवृत्तियों को जो सिद्धांत दिया किसने था, तो याद रखिएगा मैकडूगल ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बात की जा रही है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। क्या अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। क्या राइट आंसर होगा।
आपको इम्पॉर्टेंट जो कथन, मनोवैज्ञानिक कथन है, उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल से एक ट्रिक से, कुछ हंसी वाली ट्रिक है, कुछ फ़नी ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स के माध्यम से आपको चीज़ें रिलेट करके बहुत ही आसानी से कथन याद करवाएं हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाला जो आपका कथन है ये भी उसमें इंक्लूड था, तो आप सभी को याद होगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है या अधिगम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया जा चुका है आपको। जो अशक्ताओं वाला है, जिसमें आपको सभी तरह के बच्चों में जो अशक्ता होती है, चाहे वो मैथ्स को पढ़ने के लेकर हो, जैसे कि डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और नार्सिसिज्म, इस टाइप के जितने वर्ड्स होते हैं, बुलिमिया, ये मैंने आपको एक वीडियो में करवाए हुए हैं। थोड़ा पहले का वीडियो है, आज से 2 महीने 3 महीने पहले का। और जब प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, बाल विकास की प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वप्रेम या खुद से प्रेम करने की प्रवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, तो इसका कार्य क्या है? अब यहाँ पे डैडिश दिया है कि का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका कार्य है? आपके ऑप्शन है क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपकी वातावरण आनुवंशिकता से रिलेटेड 2 वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करवाए थे, अब तक जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी देखिए, जो आनुवंशिकता होती है हमारे जो आंतरिक गुण, कह सकते हैं आनुवंशिक गुणों को लेकर आती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। लेकिन जो हमारा वातावरण ही हमारे बाहरी चीज़ों का विकास करता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, उसका निर्माण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान या फिर समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। क्या राइट आंसर होगा? पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व जो करता है, एक नेता की तरह काम करता है, वो कौन है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि माध्य, ठीक है। आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है? तो जैसे कि आपके माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, ये सब क्या होते हैं? बेसिकली 3 ही प्रकार के ज़्यादा तक आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। ये तीनों ही आपके केंद्र प्रवृत्ति के माप हैं। फिर से आप सुन लीजिए, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य, ठीक है। ये क्या होता है? पूरे जो हमारे चाहे डेटा हो, जो आंकड़ा होता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक से या सहसंज्ञानात्मक से या इन दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? व्यापक का मतलब, ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इंग्लिश में भी समझाया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, नहीं एक निरंतर हमारी चीज़ें चलती रहे। एक जो मूल्यांकन है बच्चों का वो निरंतर हो, किसी ऐसा नहीं कि महीने के लास्ट में हो रहा है, कि हर 2 महीने में हो रहा है, कि छमाही हो रहा है या फिर साल में हो रहा है। एक डेली टू डेली हम बच्चों का मूल्यांकन टेस्ट करते रहें। और व्यापक का मतलब हमारी पढ़ाई से रिलेटेड भी हो और साथ ही पढ़ाई के बाहर की चीज़ें, जैसे कि कई सारी हमारी प्रतिक्रिया, जैसे बोलते हैं एक्टिविटी वगैरह हो गई, और भ्रमण करवाया गया, बच्चों को कहीं घुमाने ले गए, ये सारी चीज़ें भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक, ये दोनों ही व्यापक शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दृष्टिबाधित के लिए होता है ब्रेल लिपि का प्रयोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? गैसेट ने, यहाँ पे गैसल होगा, गॉल्टन ने, टर्मन ने या फिर डॉक्टर माथुर ने। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये जो कथन है ये कहा था
टर्मन ने कहा था। साथ ही याद रखिएगा कि अमूर्त बुद्धि का या बुद्धि के बारे में अमूर्त चिंतन के बारे में बोल सकते हैं। अमूर्त चिंतन को बुद्धि बोला था, ये किसने कहा था? याद रखिएगा टर्मन ने कहा था। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा अमूर्त चिंतन का संप्रत्यय किसने दिया? तो याद रखिएगा टर्मन ने दिया था। ठीक है, आज हो सकता है आपको थोड़ी सी वीडियो में कुछ आवाज़ सी आ रही हो, खसखसाहट सी आवाज़ आ रही हो। तो यहाँ बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ भी हो सकता है बारिश हो रही हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग किस ज़िले से हैं, किस ज़िले के अलावा आप किस प्रदेश से हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या फिर बुद्धि से? तो क्या राइट आंसर होगा? जो मनुष्य का व्यवहार होता है किससे प्रेरित रहता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ब्राह्मणता, प्रदाता या संचारकर्ता? क्या राइट आंसर होगा संवाद करने की प्रक्रिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रेषण। यानी हम हमारे विचारों के आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों के प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या फिर ऑप्शन डी कि इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। क्या राइट आंसर होगा? जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये ऐसा क्यों ज़रूरी है? या मैंने जब पढ़ा था तो मैंने क्यों पढ़ा, मुझे क्यों ये पढ़ाया जाता, आपके सिलेबस में क्यों है टॉपिक? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी हम जब ये सारे रूल सीख जाएंगे, सारी टेक्निक सीख जाएंगे, मेथड सीख जाएंगे कि हम कैसे पढ़ाना है चीज़ों को, बच्चों की क्या मनोवृत्ति रहती है किसी चीज़ को सीखने के समय, तो जब हम टीचर बनेंगे, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, यानी प्रभावशाली हम शिक्षण करवा पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था? क्या राइट आंसर को 25 का? ऐसी अवधि यानी जिसमें वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी हमारे अंदर ऐसा फील आता हो कि हम वयस्क हो रहे हैं या वयस्कता की चीज़ें हैं या हमारे अंदर वो गुण आने लगे या हमें ऐसा लगे कि नहीं हम बहुत बड़े हो गए, हमारी सारी जिम्मेदारी हम पर है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। यानी जो किशोरावस्था की जब अवस्था है, 14-15 साल का कोई लड़का है तो उसके अंदर ये होता है नहीं अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की फीलिंग आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम को प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। सेकंड, बच्चों को उद्दीपन उनके संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी कि बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी कि ज्ञान से सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे तैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, आपको इसके ऑप्शन आपके जो चारों दिए हैं, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा ना जिससे आपको हिंट मिल रही होगी, अगर आपने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो राइट आंसर पता है क्या होगा? यहाँ पर फिर से आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, एक हिंट यहाँ पे दी हुई, उस हिंट ऐसे आप उसको टिक कर सकते हैं इस का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है अन्वेषण की बात की जा रही है नहीं, और ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करने की बात की जा रही है। आपको सभी को पता है कि जो जीन पियाजे इन्होंने खोज का सिद्धांत दिया था, अन्वेषण का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था बच्चे खुद स्वयं खोज के सारी चीज़ें सीखते हैं, अन्वेषण करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ज्ञान पर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये सारी चीज़ें जीन पियाजे नहीं बोली थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइवस्की क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुई, यानी कि मैं आपको हिंदी का सेट करवाती हूँ, यानी हिंदी पेडागोगी का जब मॉक टेस्ट करवाया था, आपको CDP का मॉक टेस्ट कराया था, ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये राइट आंसर क्या होगा कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइवस्की ने क्या कहा है। तो आपके ऑप्शन हैं व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या फिर अहम केंद्रित वार्ता। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी व्यक्तिगत वार्ता। लेवाल्स्की ने जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो उस अवस्था को बोला गया व्यक्तिगत वार्ता करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, अपने काम को एक निर्देश देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान। क्या राइट आंसर होगा। हम ऐसा कर देते हैं ना कि ये जो कपड़े हैं, अब जैसे आप देख लीजिए कि जैसे कि फ्रॉक लड़कियां ही पहन सकती हैं, या बोल सकते हैं जो नेकलेस लड़कियां ही पहन सकती हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए सारी चीज़ें क्या इक्वल आ रही हैं कि अब जैसे कान में है तो कान में लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सिमिलरिटीज आ रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें रूढ़िवादिता है जो ख़त्म हो रही हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जो रूढ़िवादिता लोगों ने बना रखी है, इसे क्या बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी जेंडर रूढ़िवादिता, यानी एक विशिष्ट जेंडर को हमने ये रूढ़िवादी बना दिया कि इस जेंडर को ये चीज़ करनी चाहिए और इस जेंडर वाले व्यक्तियों को ये चीज़ करनी चाहिए, या ये पहनना चाहिए, ये करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है, ठीक है, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए उसके अनुभवों की, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, या फिर उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। कोई भी बच्चे अपने कोई भी भाषा लेकर अगर आते हैं तो हमें उस कक्षा में उसकी भाषा का उपयोग करना चाहिए, यानी उसे एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक बच्चा एक तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, और वह जो दवाई थी जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि वह बच्चा कह रहा है कि उस कोलबर्ग की जो हिंज था उसको दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। तो बच्चा किस अवस्था में होगा, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर नियंत्रित उद्देश्य अभिविन्यास। क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्या। और देखिए सभी को स्कोर बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सभी को अपने स्कोर बताने हैं कि आपके 30 में कितने सही हुए। और आज को आपका जो वीडियो था आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि आज को आपको पता है कि आज 12 बजे एक पोएम भी आई थी, मैंने आप सभी से कुछ बातें शेयर करी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज के वीडियो को जो जितने भी क्वेश्चन थे 30 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यानी कल के दिन। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।